नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 16 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। और कल आपको पता ही है कि कितना बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है आपके लिए। कौन सा? तो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार दे दिया। अब इसका क्या तात्पर्य होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है उसको भी समझेंगे और असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद भारत में क्या स्थिति बनेगी इलेक्शन की फंडिंग को लेकर, उसको भी समझेंगे। ओके, उसके साथ ही एक बिहार स्पेशल का भी आपके लिए न्यूज़ है जिसमें बिहार के एक पंचायत की चर्चा की गई स्मार्ट पंचायत के तौर पर, उसको भी हम लोग देखेंगे। वो पीटी के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा और क्या वो योजना है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, कई सारे लोग तो इरिटेट हो जाते होंगे, लेकिन मुझे बताना ही पड़ेगा। क्या? तो आपके पास जो सबसे प्रीशियस समय है ना, वो यही है जनवरी से लेकर मई लास्ट तक, क्योंकि ये समय अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो यकीन मानिए, आपके मुंह पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 70 बीपीएससी आपके हाथ से निकल गया। उसके पश्चात उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, आप पीटी निकाल भी लेंगे रट फट के, मेंस में आप अटक जाएंगे क्योंकि उसकी तो आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, लिखी ही नहीं, तैयारी की ही नहीं। इसलिए इस 4-5 महीने को जितना दे सकते हैं 100% दीजिएगा। इतनी मेहनत कीजिए कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपको कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन करना हो, एक बेसिक एनसीईआरटी का आंसर राइटिंग ग्रुप है जिसमें 6th का ज्योग्राफी अभी मैं लिखवा रहा हूँ और एक है आपका 70 बीपीएससी मेंस जिसमें GS2 अभी चल रहा है। ओके, और निबंध तो दोनों में है। पेड ग्रुप में आपको PDF भी मिल जाता है न्यूज़पेपर डिस्कशन का। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी कल हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, आपको बताया था मैंने, कतर की यात्रा पर गए हैं। कतर की यात्रा पर कतर से भारत के नौसैनिकों को छोड़ दिया गया जिन पर जासूसी का चार्ज लगा था और उनको पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, फिर उसको सस्पेंड किया गया। फिर कतर के जो आमिर होते हैं उन्होंने अपना स्पेशल पावर का यूज़ किया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया और वो भारत सफलतापूर्वक आ गए। ये तो कहानी हो गया भाई। ये हमारी दिखाती है कि डिप्लोमेसी हमारी कितनी अच्छी है। कतर के साथ हमारे रिलेशन कभी भी ख़राब नहीं रहे हैं। अरेबियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी अरेबियन देश के साथ हमारे रिलेशन अब ख़राब नहीं है, सबके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। प्रधानमंत्री जी गए हैं वहाँ पर कतर में, अब कुछ चीज़ों पर साइन होगा, डील होगा। उसके पश्चात भारत और कतर के जो रिलेशन है इसको हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में IR में इसको डिस्कस कर लेंगे। IR को लेकर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो IR के लिए मैं आपको बता दूं, टेंशन मत लीजिएगा। आपका मेंस जो है वो जनवरी 2025 ईस्वी में होगा। तो 6 मंथ पहले के IR के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अगर आप कर लेते हैं, 20 टॉपिक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपके मेंस से पहले, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसके टेंशन मत लीजिएगा। अभी से बस फॉलो अप करते रहिए कि भाई कतर के साथ क्या हमारे बातचीत हो रही है और बाकी देशों के साथ क्या बातचीत हो रही है। इसी में एक और न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इस न्यूज़ से क्या सवाल पूछा जाएगा? सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? कि जब तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता है यूरोपियन यूनियन के साथ, तब तक इससे जुड़े हुए सवाल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूछेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है तो वो जरा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस न्यूज़ को देख लेंगे थोड़ा सा। 100 रुपये का कोई सामान ब्रिटेन में बना, यूके में बना, ठीक है। अगर भारत आता है वो सामान, इंडिया में आता है, तो भारत सरकार उस पर क्या करती है? कुछ कस्टम ड्यूटी और कुछ अपने टैक्स वगैरह लगाती है, जिससे 100 रुपये का सामान 150 रुपये में भारत में बिकता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने के बाद से क्या होगा? ब्रिटेन का 100 रुपये का सामान बना हुआ भारत में 100 ही रुपये का बिकेगा। अब इसका कुछ फ़ायदा भी है कि भाई भारत को ब्रिटेन का सामान सस्ता में प्राप्त हो पा रहा है और भारत के भी सामान जो है ब्रिटेन में जाकर उसी दाम पर बिकेंगे। अब ये देश की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा बेच पाते हैं उस देश में। इसका एक नुकसान भी है कि जो भारत में लोकल प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लीजिए वो भी 100 ही रुपये का बना रहे थे और ब्रिटेन से भी 100 ही रुपये का बन के आ रहा है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन क्या हो गया? बढ़ गया। भारतीय सामानों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ यही दिक्कतें हैं। इसीलिए कई सारे किसान संगठन जो अभी आंदोलन कर रहे हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को रद्द किया जाए, भारत को WTO से बाहर आ जाना चाहिए, इस तरह की मांग भी कर रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का केवल फ़ायदा ही नहीं होता, नुकसान भी होता है। इसलिए जब भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हम वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखते हैं, हम इस देश को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या हम इस देश से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं हम इस देश से खरीद तो नहीं ज़्यादा रहे हैं, तब तो हमारी इकॉनमी को नुकसान हो जाएगा। जैसे चीन के साथ कभी भी हम FTA को साइन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चीन के साथ हम खरीदते ज़्यादा हैं, उसको बेचते कम हैं।
ठीक है। लेकिन हमने यूएई के साथ अभी साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी साइन किया है, और उसके अलावा अब हम बातचीत कर रहे हैं यूके से और यूरोपियन यूनियन से। यूके आपको पता ही है कि अलग हो गया है किससे, तो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, और ब्रेक्जिट जिसको कहा गया। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है, इससे भी हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम यूरोप को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बेचते ज़्यादा हैं यूरोप को। क्या बेचते हैं भाई हम? तो यूरोप को हम पेट्रोलियम का प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कच्चा तेल हम इंपोर्ट करके उसको परिष्कृत करके उसको प्रोसेस करके बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूरोप में और ब्रिटेन को, अमेरिका तक को हम बेचते हैं, ठीक है। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, खाद्य सामग्री और कपड़ा। भारतीय कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है कहाँ पर? तो यूरोप में। जैसे भागलपुर का जो सिल्क है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण से उसको भारी स्तर पर नुकसान पहुँचा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर यूक्रेन और उसके आस पड़ोस के देशों में भागलपुर का सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। ये चीज़ ध्यान रहेगा। पिछले साल न्यूज़ आया था जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा का भागलपुर के सिल्क जो व्यापारी हैं उनको नुकसान पहुंचा था इस युद्ध के कारण से। तब देखिए यहाँ पर एफटीए की बातचीत यूरोपियन यूनियन से चल रही है। इसी में एक न्यूज़ बस ये है कि इंडिया ने रिजेक्ट किया है डेटा के डिमांड को। डेटा एक्सक्लूसिविटी इन ड्रग डेवलपमेंट एफटीए टॉक में यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए को लेकर बातचीत हो रही है, उसमें ड्रग डेवलपमेंट को लेकर जो हमारे डेटा होते हैं उसके डिमांड को भारत सरकार ने रिजेक्ट किया है कि हम डेटा शेयर एफटीए के तहत में नहीं कर सकते हैं। ये सब कोई बड़े न्यूज़ नहीं है, देखने में आपको बड़े भरे ही लगे, लेकिन जब एफटीए पूरा हो जाता है ना, तब जाके हम एक एक क्लॉज को जब पढ़ते तब जाके उससे अपना क्वेश्चन बनेगा। अभी इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि भारत के एफटीए की चर्चा बहुत सारे देशों से चल रही थी। इस तरह का नहीं पूछेगा कि भारत हाल ही में किन देशों के साथ एफटीए पर वार्तालाप कर रहा है, इस तरह तो नहीं पूछ सकता है। चलिए देखते हैं पहले किसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को ज़रा समझते हैं कि क्या है, और आर्टिकल 19 के आधार पर उसको रिजेक्ट किया गया है। तो 19 में कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे भी, ओके। उससे पहले एक न्यूज़ को देखिए ज़रा क्या है। इस न्यूज़ को अगर आप लिंक कर पाए इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आप फिर समझ जाएंगे कि क्या है। बीजेपी गॉट 90% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशन इन 2022-2023। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर जिसको कहा जाता है, एडीआर ने अपने रिपोर्ट में बोला कि जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कॉर्पोरेट डोनेशन का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां डोनेशन करती हैं, चुनावी फंडिंग करती हैं, उसमें 90% डोनेशन किसको प्राप्त हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और एक डेटा और सामने आया है, क्या है वो डेटा और क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, इन सभी को आगे समझ लेते। इस न्यूज़ को ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आगे रेफरेंस के तौर पर भी काम करेगा। चलिए देखते हैं अगला अपना मेन मुख्य जो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और उसमें इस न्यूज़ का क्या काम है, उसको भी जरा देखते हैं, ओके। इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है। राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधानिकता और राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों का अधिकार उल्लंघन संभावित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। क्या बोला गया है यहाँ पर? कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है उसमें बहुत ही कटे करे शब्दों का उपयोग किया है। अब वो मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाऊँगा, केवल पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको देखिएगा, लेकिन समझिए क्या है बोला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि कॉरपोरेट और सरकार इन दोनों के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, एक कहीं न कहीं जो कॉरपोरेट है वो सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपने पक्ष में पैसा देकर कुछ फैसले करवा सकती, नीतियाँ बनवा सकती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द तरीके का यूज किया उसने कि कुछ बड़े छोटे समूह उद्योगपतियों का, उसके अलावा सरकार, इनके बीच में एक ऐसा दल जैसा बन जाता है जिसके पश्चात चुनाव प्रभावित हो सकता है और लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है। कुछ छोटे अमीर वर्ग जो समूह हैं वो सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये सब के सब कल बोला गया है किसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसलों में। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे अंत में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें बातचीत की गई है, इसका उल्लंघन हो रहा है। जनता के सूचना का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर रहे हैं, ओके। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन डाला गया था चुनावी बॉन्ड को लेकर, उस समय भी यही बोला गया था कि ये जो चुनावी बॉन्ड है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। इन आर्टिकल के बारे में तो आप लक्ष्मीकांत पे पढ़िएगा, अभी 19 के बारे में आपको बताऊंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना का अधिकार और अनुच्छेद 1A का उल्लंघन है, इसलिए हम इसको असंवैधानिक करार दे रहे हैं। इससे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी जो है उसको क्या करता है, तो उसको फेवर करता है, जिसका अभी उदाहरण अभी मैंने आपको दिखाया। 90% जो कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं वो किसको प्राप्त हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चंदा दिया गया है अलग अलग पार्टियों को। 16,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है ये। 16,000 करोड़ में 90% जो बॉन्ड खरीदे गए हैं वो 1 करोड़ मूल्य वैल्यू के खरीदे गए हैं। 1 करोड़ का एक बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आज तक जो जो बॉन्ड आपसे खरीदे गए हैं, जिस जिसके द्वारा खरीदे गए हैं, उन सबको पब्लिक में लाइए। जनता को जानना ये ज़रूरी है कि कौन उनकी पार्टियों को फंडिंग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस आपकी पार्टी हो सकती है, उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है ये जानना आपका अधिकार है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी बोला है कि जल्दी से जल्दी आप उनके नामों को बाहर करें जिन जिन लोगों ने फंडिंग की है। अब एक चीज़ और समझते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया था भाई। 2017 में इसको लाया गया था। उस समय अरुण जेटली जी क्या थे, तो वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और उस समय ये बोला गया था कि ब्लैक मनी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड को ला रहे हैं। समस्या कौन कौन सा, तो ब्लैक मनी और ट्रांसपेरेंसी। जो चुनाव में ब्लैक मनी का यूज होता है और ट्रांसपेरेंसी जो नहीं है, उसके कारण से हम इलेक्टोरल बॉन्ड को ला रहे हैं। लेकिन उसके इलेक्टोरल बॉन्ड के लाने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं। कौन किसको कितना फंडिंग कर रहा है ये अभी नहीं पता चल रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर देने के बाद भी फिर से वही स्थिति बन जाएगी कि कौन क्या फंडिंग करा नहीं पता चल रहा है। लेकिन खराब और बेहद खराब में से किसको चुनेंगे आप, तो खराब को चुनेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बेहद खराब थी, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। इसीलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। इसे 2018 में लागू किया गया। बॉन्ड दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। विशेषता क्या था, 1,000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये में बॉन्ड जारी कर सकता है कौन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर भी एक था क्या दिक्कत है भाई, समझिएगा तो समझ में आएगा आपको। इतना डिटेल में नहीं कोई समझा पाता है आपको, बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। बॉन्ड एक तरह का किसका काम कर रहा है, एक तरह से मनी का काम कर रहा है। देश में मनी को जारी करने का अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ तो स्टेट बैंक को दे दिया गया। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि स्टेट बैंक को आपने ये अधिकार कैसे दे दिया बॉन्ड जारी करने का। अगर देना ही था आपको एक्ट में तो आरबीआई को देते आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस हिसाब से दिया गया, तो इस पर भी सवाल उठाए गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं देना चाहिए था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना चाहिए था। ये भी इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। ठीक है, और क्या खामी था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बॉन्ड बेचती है तो बोलती तो है गोपनीयता, लेकिन भारत सरकार की एंटिटी है। भारत सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या पता पूछ ले कि भाई बताओ किस किसने किस पार्टी को बॉन्ड लेकर खरीद कर दिया है, तब तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो देने वाले हैं उनकी गोपनीयता तो केवल जनता के पास रह गई भाई, कि जनता को नहीं पता है कौन किसको पैसा दे रहा है। सरकार को तो हो सकता है पता हो कि कौन किसको पैसा दे रहा है। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको कृपया करके ध्यान में रखिएगा। यह ब्याज मुक्त होता है, धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है। भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्थाएं इसे खरीद सकती हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। यह जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिवस के लिए वैध होता था, अब तो है ही नहीं। ओके, अधिकृत जारीकर्ता भारतीय स्टेट बैंक इसका अधिकृत जारी करता है। चुनावी बॉन्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के माध्यम से खरीदे जाते हैं। राजनीतिक दलों की पात्रता केवल जनप्रतिनिधियों 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव, लोकसभा अथवा विधानसभा में डाले गए वोट मत में से कम 1% वोट हासिल किया हो, वही केवल चुनावी बॉन्ड खरीदने के पात्र हो सकते हैं, चुनावी बॉन्ड लेने के पात्र हो सकते हैं। खरीद और नकदीकरण क्या है, चुनावी बॉन्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड आपने खरीदा, ले जाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमा कर दीजिए, वो लेकर जाएगा अपने बैंक में जमा करेगा और उसको वहाँ पर पैसा मिल जाएगा, या आरजेडी को या किसी भी दल को, कोई भी दल हो सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ अपने बैंक खाते के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य था। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है। राजनीतिक दलों को प्राप्त धन का उपयोग विवरण देना अनिवार्य है। ओके,
लाभ क्या है? राजनीतिक दलों के फंडिंग में पारदर्शिता में वृद्धि हुई, धन के रूप में प्राप्त दान का उपयोग खुलासा करने की जवाबदेही, नकदी लेन देन में कमी, डाटा गोपनीयता का संरक्षण भी इससे हुआ। जनता को तो कहीं कुछ पता ही नहीं चला, जबकि लोकतंत्र में किसको जानना चाहिए? जनता को जानना चाहिए ना। ट्रांसपेरेंसी, आपने बोला ट्रांसपेरेंसी लाया और गोपनीयता की बात कर रहे हैं आप। अंबानी साहब या अडानी साहब या कोई भी साहब किसको पैसा दे रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना, कितना पैसा दे रहे हैं। 100 करोड़ रुपया कोई किसी को फंडिंग कर रहा है मान लीजिए, तो ऐसे ही तो नहीं देगा 100 करोड़। व्यापारी है, व्यापारी अपना लाभ देखे बिना तो 1 रुपया खर्च नहीं करता है। तो कोई किसी को फंडिंग करेगा तो कुछ तो उससे उम्मीद रखेगा ना, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक डेटा दिखा देता हूँ, बीबीसी का है ये। क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी को 2020-21 की बात अगर हम लोग करें तो सबसे ज़्यादा मोर देन 90% जो फंडिंग प्राप्त हुई है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात कांग्रेस है, फिर एनसीपी है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, फिर सीपीआई को प्राप्त हुआ है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये लेवल प्लेइंग एक लेवल नहीं है। किसी पार्टी के पास इतना पैसा है तो वो ज़्यादा धन खर्च करेगी, ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेगी, सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब से लेकर बड़ी बड़ी रैलियों से लेकर हर चीज़ पर। किसी के पास पैसा कम है तो वो खर्च नहीं कर पाएगी, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, एक समान रूप से सभी राजनीतिक दल फाइट नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत ताकतवर दिखेगा आपको, कोई बहुत कमज़ोर दिखेगा आपको। तो ये क्या होता है, लोकतंत्र के लिए चीज़ सही नहीं होता है। एक लेवल प्लेइंग प्लेग्राउंड होना चाहिए भाई, जहाँ पर सब लोग एक ही स्तर पर आकर खेलें। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं क्या है कि अनुच्छेद 19 क्या होता है, जिसके तहत बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। ये राज्य के खिलाफ मतलब स्टेट शासन के खिलाफ। स्टेट में आपका बिहार राज्य, भारत सरकार सभी लोग आ गए, पंचायत भी आ गया, सब के सब आ गया। स्टेट के खिलाफ ये लागू होता है आर्टिकल 19, जिसमें स्टेट की शक्तियों को लिमिटेड करता है। इसीलिए जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं, क्योंकि मूल अधिकार कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर में क्या लगाते हैं, पाबंदियों को लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान 1949 का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों के स्वतंत्रता अधिकार को गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार से है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसी के तहत में आर्टिकल 19(1) का ए है, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के तहत में किसको रद्द किया गया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया है। शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के स्वतंत्रता का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार। उसके बाद से ये विलोपित हो गया, कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। इसको सीक्वेंस में ध्यान में रखना होता है, इसको सीक्वेंस में ही ध्यान में रखना होता है। पहले आप बोलोगे, बोलकर फिर आप सम्मेलन बुलाओगे, सम्मेलन बुलाने के बाद एक पार्टी या संघ बनाओगे आप, उसके बाद से आप पार्टी बनाकर घूमने जाओगे, प्रचार प्रसार करने जाओगे। उसके बाद कहीं पर भी आप निवास करोगे, प्रचार प्रसार करने पर थक गए तो चलो भाई घर बना कर रह जाते, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके पश्चात से आप कहीं पर रह रहे हो तो व्यवसाय तो करना ही है, तो सबसे अंतिम आता है व्यवसाय। इसको एक सीक्वेंस बनाकर, कहानी बनाकर याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 समझ में आ गया होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड भी समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर पीटी में सवाल पूछा जाता है तो ठीक है, पूछ लिया जाएगा, तो रद्द हो गया है, संवैधानिक नहीं है अब ये, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम का चीज़ अब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक और सवाल उठता है कि अभी तक जो राजनीतिक पार्टियों को प्राप्त हो चुके हैं चंदे इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उसका क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। जो प्राप्त हो गया है वो हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम बाहर आ जाएगा किस किस ने राजनीतिक दलों को कितना ज़्यादा चंदा दिया है। अब आप क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, भारत में चुनाव सुधार को लेकर जो जो चीज़ें बोली गई हैं उनमें आप देख लेंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है। चुनाव से संबंधी भारत में दिक्कतें क्या क्या है, जिसमें एक फंडिंग की दिक्कतें हो सकती हैं, और चुनाव को लेकर भारत में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं। आपके अपने सुझाव हो सकता है, किसी समिति ने कोई रिकमेंडेशन किया हो तो वो सुझाव हो सकता है। इसको आप डिटेल में लिख कर पढ़कर जरा रख लीजिएगा अपने नोट्स में, ये आपके मेन से पूछा जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बिहार स्पेशल है। क्या है वो टॉपिक है स्मार्ट ग्राम पंचायत। क्या है भाई, ये क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने बिहार के बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है, बिहार, बेगूसराय और पपरौर पंचायत को। इस पंचायत से तो ज़रूर बताना भाई क्या सब उद्घाटन हुआ है वहाँ पर। अब देखते हैं क्या है भाई। यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगा। किसकी दिशा में स्मार्ट ग्राम का मतलब क्या है, डिजिटली सशक्तिकरण, डिजिटली एम्पावर करना है किसको, पंचायतों को। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है आगे का आप जरा सोचिएगा, फिर सरकार के प्रावधान हम लोग तो पढ़ते ही हैं। स्मार्ट ग्राम परियोजना है क्या,
इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी में एक आदर्श परिवर्तन के साथ बेगूसराय के सभी ग्राम पंचायत तथा पीएम वानी, अब ये क्या बोला है भाई, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा पहुंचाना है, जिसके तहत पंचायतों वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे, वाईफाई की सुविधा पहुंचाई जाएगी। भारतीय बीएसएनएल जो है उसके सहयोग से पीएम वानी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। पीएम वानी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। बेगूसराय पीएम वानी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। बेगूसराय से कोई देख रहा हो तो जरूर बताइएगा कि वाकई क्या ऐसा हुआ है। पीएम वानी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो बेगूसराय बन गया है। इसे संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषण किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य बिहार में बेगूसराय और रोहतास जिलों के 37 ब्लॉकों में 455 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवा पहुंचाना है। इसका कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है। किसमें, तो स्मार्ट ग्राम परियोजना में। ये चीज़ समझ में आ रहा है, सही तो है। पूरे बिहार में लगा दो, एक घर में वाईफाई का कनेक्शन दे दो, मास्टर का व्यूज बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे बीपीएससी के लिए, है ना, ऑनलाइन पढ़ेंगे घर से बैठे पर। अभी तो डेटा खत्म हो जाता है बच्चों का। अगला देखिए क्या है, छात्र, किसान, कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूहों को इस पहल से लाभ प्राप्त होगा। समय के साथ परियोजना के प्रभाव को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालन और रखरखाव के लिए सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया जा रहा है कि हम मेंटेनेंस के लिए भी एक सिस्टम बनाकर जा रहे हैं, क्योंकि जो इस तरह की परियोजनाएं होती हैं जैसे वाईफाई का प्रोजेक्ट है, इसको मेंटेन करना भी अपने आप में चैलेंज होता है। तो इसके लिए भी भारत सरकार एक तंत्र बना रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना, डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाना किसका उद्देश्य है, तो इसका स्मार्ट विलेज, स्मार्ट पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे देखिए क्या है इसमें, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, RGSA पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। कौन सा मंत्रालय, सबसे पहला पॉइंट पंचायती राज मंत्रालय। कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया था। यूपीपीएससी 2018 देने जा रहा हूँ ना, अभी 2018 बोल रहा हूँ, 2024 देने जा रहा हूँ। योजनाएं कब कौन सी लॉन्च की गई, एक क्वेश्चन जरूर रहता है मैचिंग वाला, कब कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, तो उसको जरा विशेष रूप से देख कर जाना। मार्च में एग्जाम है आई थिंक। इसे बेहतर बनाते हुए RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना को पंचायती राज संस्थान ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 से 25 अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई। अब RGSA में और क्या है, संशोधित RGSA का प्राथमिक उद्देश्य SDG को पूरा करने के लिए पंचायतों को शासन क्षमताओं को विकसित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए। योजना के तहत पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव के बाद 6 महीने के भीतर बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण, 2 वर्ष के भीतर पुनः चर्चा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके जो पंचायत के प्रतिनिधि होंगे उनके लिए ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम इसमें रखा गया है ताकि वो SDG को लागू कर सके अपने अपने पंचायतों में। राज्य घटक के लिए केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 60-40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और विशेष राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में रखा गया। किसमें, तो ये जो ग्राम स्वराज वाला एक अभियान चल रहा है, कौन सा है ये, इसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके तहत रखा गया है। मूल उद्देश्य क्या है RGSA का, ई-गवर्नेंस और SHG का स्थानीयकरण पर विभिन्न स्तरों पर पंचायत SHG अभिसरण या प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना और इंटरैक्टिव क्षमता निर्माण, मानकीकृत प्रशिक्षण के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व भूमिकाओं के संबंध में PRI को सक्षम बनाना, किसका, तो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको सक्षम बनाना, नए युग के हिसाब से, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि होते हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको सशक्त बनाना, छोटे मोटे ग्रुप वहाँ पर क्रिएट करना जिसको सशक्त बनाना। योजनाएं पढ़ने में तो इतनी सुंदर होती हैं कि क्या ही बोलना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पंचायत स्तर पर पूरा करना जो देश स्तर पर पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज़ को। अब पीएम वानी कार्यक्रम क्या है जिसको लागू किया गया है पंचायतों में, तो दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च की पीएम वानी देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट तक पहुंच वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो कोई भी इकाई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुरूप हॉटस्पॉट स्थापित कर सकती है। गाँवों में, पंचायतों में वाईफाई का कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना पीएम वानी योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 2020 के दिसंबर महीने में शुरू किया गया था। बस इतना ध्यान में रखना है इसके लिए। पीएम वानी, वॉ से वानी, वॉ से वाईफाई, बात खत्म। ठीक है,
तो ये ध्यान में रहेगा। कौन सा पंचायत? तो बेगूसराय और रोहतास में भी इसको शुरू किया जाएगा। कौन सा कार्यक्रम? तो स्मार्ट पंचायत ग्राम पंचायत कार्यक्रम। ठीक है, अगले न्यूज़ पर चलें। अगला न्यूज़ देखिए। अगला न्यूज़ है आपका वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी की एक रैंकिंग जारी की, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें जापान और यूके की इकोनॉमी जो है रिसेशन का सामना कर रहा है। किस चीज़ का? तो रिसेशन का, मंदी का सामना कर रहा है, जिसके कारण से जापान का जो रैंकिंग था ना वो स्लिप कर गया है, नीचे आ गया है जापान। पहले तीसरे स्थान पर बना हुआ था, अब चौथे पर आ गया है। तो तीसरे पर कौन आया है इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला न्यूज़ है कि इंडिया और नेपाल ने पैक्ट को साइन किया है, जिसके तहत नेपाल का पेमेंट इंटरफेस NPI और भारत का कौन सा? भारत का इंडिया का जो इंडियन नेशनल पेमेंट इंटरफेस है और नेपाल का इंटरफेस, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा UPI के माध्यम से। UPI पहले ही नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस और बहुत सारे देशों में लागू किया जा चुका है, लेकिन अब UPI के थ्रू नेपाल के बैंकों को भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? भारत में कोई नेपाल के आदमी काम कर रहे हैं तो अपने आसानी से पैसा भेज सकते हैं UPI के थ्रू। कहाँ पर? तो नेपाल के बैंकों में। तो इस कनेक्टिविटी को पहली बार अपनाया गया, वो है नेपाल के साथ में। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। UPI डेली न्यूज़ में रहता है, किसी न किसी देश में अपनाया जा रहा है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए थे तो UAE वगैरह में भी UPI के लेकर चर्चा हुई है। उसके बाद से फ्रांस में भी UPI को लॉन्च किया गया है। मॉरिशस और श्रीलंका में 2 दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज़ दिखाया था, जिसमें UPI को लॉन्च किया गया है। UPI पेमेंट का इंटरफेस है जो एक से ज़्यादा बैंकों को एक पेमेंट इंटरफेस के तहत में कनेक्ट करता है और पेमेंट को विदिन सेकेंड पूरा करता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल मनी से मत कंफ्यूज कीजिएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, बैंक में आवाजाही के लिए सुविधा है। डिजिटल मनी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, ये ध्यान में रहेगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि दालों को लेकर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस एनुअल मीटिंग जो हुआ है किसका? तो दाल उपभोक्ताओं का, प्रोसेसर्स का, ट्रेडर्स का, दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। यहीं पर ये बोला गया है भारत सरकार से कि कृपया करके दालों के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा? एक तो भारत को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बाहर से, जैसे मोजाम्बिक और अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम दाल मंगाते हैं, और साथ ही साथ में भारत में पोषण में भी सुधार होगा, पोषण के स्तर में भी सुधार होगा। दाल सुगमता से जब उपलब्ध हो पाएगा तो पोषण सुनिश्चित हो पाएगा। दाल बहुत महंगी हो गई भारत में, आपको पता ही होगा। जिसके बाद साथ भारत के जो बहुत सारे मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया यहाँ पर। अर्जुन मुंडा वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वो भी हैं इसमें जुड़े हुए। देखिए आप, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल वगैरह सब ने भाग लिया। जहाँ पीयूष गोयल जी ने बोला कि हमने ऑलरेडी पिछले कुछ 10 सालों में 60% का ग्रोथ हासिल किया है प्रोडक्शन में। किसके प्रोडक्शन में? तो पल्सेज के प्रोडक्शन में, जिसमें उन्होंने बताया कि 2014 ईस्वी में जो हम 171 लाख टन के करीब में हम उत्पादित कर रहे थे दाल को, अब हम कितना कर रहे हैं? तो 270 लाख टन के करीब में हम उत्पादित कर रहे हैं दाल को। ओके, उसके पश्चात उन्होंने बोला कि MSP को भी हम बढ़ा रहे हैं दालों के ऊपर, जिससे क्या हो? भारत में केवल गेहूं और चावल का जो खेती होता है उसकी जगह पर हम दाल की खेती को भी क्या कर सकें? बढ़ा सकें। अब MSP किसी के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाती है, मैं कल और परसों के लेक्चर में समझा चुका हूँ, पिछले दिनों के लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भारत सरकार फसल को बोने से पहले MSP का ऐलान करती है तो किसान देखते हैं किन फसलों पर MSP है। उसके पश्चात उस फसलों को जब वो बोते हैं तो क्या होता है? एक कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि भाई इस फसल को बोएंगे तो सरकार MSP लेकर बैठी हुई है, नुकसान हमारा नहीं होगा। तो अब इन्होंने बात किया है, तो MSP इज हाईएस्ट टुडे विथ इंक्रीज एज हाई 117% मसूर के दाल पर, 90% मूंग के दाल पर, सभी पर MSP को बढ़ाया गया है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। दाल के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य टॉप पर आता है? तो मध्य प्रदेश रहता है टॉप पर, राजस्थान भी रहता है। जहाँ पर वर्षा कम होती है उन इलाकों में आपको दाल का प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। बहुत ज़्यादा वर्षा दाल को नुकसान पहुंचाती है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अच्छी खासी दाल की उपज होती है, राजस्थान में भी अच्छी खासी दालों की उपज होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी दालों की उपज होती है, बिहार में भी होती है। लेकिन प्रोडक्शन का अगर हम लोग रेट बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ओके, तो आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? पहला तो यही पूछ सकता है कि भाई ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? एनुअल मीटिंग है, पर साल इसका मीटिंग होता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, ग्लोबल पल्स मीटिंग था। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है यही कि भाई मैचिंग बायर्स ऑफ पोल बॉन्ड विथ रेसिपिएंट्स कुड बी ट्रिकी। जो जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा है उनको मैच करना कि किसने क्या क्या ख़रीदा है,
ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज़ मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको जब समाप्त कर दिया है। तो उसके पश्चात एक आपके लिए और न्यूज़ है। अभी मैं जापान वाला न्यूज़ भी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। अभी मैं रैंकिंग दिखाऊंगा। देखिए क्या है, ये नृत्य है, क्या है, पुरुलिया छऊ। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ पर फेमस है ये? बिहार, बंगाल, झारखंड, भारत के पूर्वी भागों में फेमस है पुरुलिया छऊ। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये परफॉर्म तो किया जा रहा है कोझिकोड के किसी कॉलेज में, लेकिन दरअसल में नृत्य कहाँ का है ये? तो ये बंगाल का है छऊ। मुख्य रूप से छऊ बंगाल का ही फेमस है, लेकिन माना जाता है कि भाई बिहार और पूर्वी भारत के इलाकों में छऊ को फेमस माना जाता है। तो बस इसको ध्यान में रखिएगा। छऊ नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो बंगाल नृत्य से जुड़ा हुआ है। और पुरुलिया छऊ कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। बस इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला है ए सैंक्शन ईज, मतलब कि सैंक्शन में थोड़ी सी ढील दी गई। किस पर? तो वेनेजुएला पर जो सैंक्शन लगा हुआ है उस पर। उसके पश्चात भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने वाला टॉप कंट्री बन गया है। ओके, अब वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुएला दुनिया में तेल भंडार के मामलों में सबसे बड़ा देश है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन इसकी इकॉनमी सबसे बदतर स्थिति से गुजर रही है। नाले के पानी पीकर लोग गुजर करने को मजबूर हैं। यहाँ पर लाशों को जो दफनाया गया था उसको खोद कर उसके जेम्स एंड ज्वेलरीज को बाहर निकाल लिया था, लोगों ने लूट लिया था। कब्र तक लूटे गए हैं वेनेजुएला में। इतनी बड़े स्तर पर भुखमरी हो गई थी। एक कप कॉफ़ी की कीमत करीब में वेनेजुएला कंट्री में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये तक पहुंच गई थी। भोजन उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था। इतना अमीर देश, लेकिन कुछ नहीं बचा था वहां पर। तो वेनेजुएला के तो अलग ही रीति है। फिर भी भारत जो है सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है वेनेजुएला से। और वेनेजुएला कहाँ पर है, क्या है उसकी भौगोलिक परिस्थिति, उसको देखेंगे। तेल खरीदने में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो अभी अगर हम वर्तमान का देखें तो सबसे ज़्यादा कौन खरीद रहा है? तो भारत ही खरीद रहा है। 3 साल के गैप के बाद ये स्थिति बन पाई है। 2020 ईस्वी में अमेरिका ने क्या किया था? सैंक्शन लगा दिया था वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा दिया था। तो वेनेजुएला पर सैंक्शन के पश्चात भारत को तेल खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उसके पश्चात हमने ईरान वगैरह से तेल खरीदे। फिर जब वॉर शुरू हुआ तो रूस से काफ़ी तेल खरीदे हैं। लेकिन अब हम किससे खरीदने जा रहे हैं फिर से? तो अब हम वेनेजुएला से फिर से तेल बहुत सारा खरीद कर भारत ला रहे हैं। ओके, तो वेनेजुएला के भौगोलिक परिस्थिति को हम लोग देखेंगे, मैप देखेंगे उसका कहाँ पर है, और बाउंड्री वाले कंट्री कौन कौन से हैं उसको देख लेंगे हम लोगों के। सबसे पहले देखिए कौन सा? जापान वाला। देखिए यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है। सबसे पहले स्तर पर कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट तो टॉप पर है ही। उसके बाद से अगर देश के स्तर पर बात करें तो चाइना है। लेकिन अगर संगठन के स्तर पर बात करें, जो यूरोपियन यूनियन है वो कई बार एक संगठन के तौर पर काम करता है, तो दूसरे नंबर पर इकॉनमी उसी की है, यूरोपियन यूनियन की आती है, EU की आती है। लेकिन आपको देशों की रैंकिंग पूछा जाए तो पहला है US, दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी। यहाँ पर ये जापान यहाँ पर गलती से है, तीसरा जर्मनी है। यहाँ पर कौन है? तो जर्मनी है। उसके बाद से यहाँ पर जापान आ गया है चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर कौन है? तो जापान आ गया है चौथे स्थान पर। जापान आ गया है चौथे स्थान पर। उसके बाद से इंडिया है 5वें पर, फिर यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है। तो हेर फेर किसके किसके बीच में हुआ है? पहला है US, मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान, पांचवा है भारत, 5वीं बड़ी इकॉनमी, और छठी है कौन सी? तो UK की इकॉनमी। ठीक है, UK और जापान की जो इकॉनमी है ये रिसेशन के दौर से गुजर रही है, मंदी के दौर से गुजर रही है। इसके बाद से क्या हुआ है? तो जर्मनी की जो इकॉनमी है वो तीसरे स्थान पर आ गई है। दूसरे पर तो फिक्स ही है, चीन की इकॉनमी है। पहले पर किसका है? तो अमेरिका की इकॉनमी है। उसके बाद से फिर जर्मनी की इकॉनमी आ गई है। जापान का स्लिप हो गया है। भारत भी ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। जब जर्मनी और जापान दोनों को पछाड़ने का ताकत भारत की इकॉनमी में है, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है ना, इस कारण से हम आने वाले समय में इसको पछाड़ सकते हैं। अब वेनेजुएला जो जिसे हम तेल खरीद रहे हैं उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए कहाँ पर है। आपको एक और चीज़ दिया जा रहा है होमवर्क कि भाई 0 डिग्री पर आता है कि नहीं वेनेजुएला? दिख ही गया है आपको, तो नहीं आता है। चलिए छोड़िए। वेनेजुएला की एक जलप्रपात है जो बहुत ही फेमस है, आप उसका नाम बता सकते हैं मुझे? तो बताइएगा। दुनिया के सबसे हाइट पर स्थित जलप्रपात माना जाता है उसको। वेनेजुएला के कंट्री सीमा कहाँ से लगता है? तो एक कोलंबिया से लगता है, गुयाना से और ब्राज़ील से। ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिका के लगभग में सभी देशों से सीमा साझा करता है। कुछ देशों के साथ सीमा साझा जो नहीं करता है उन देशों के नाम अलग से लिख कर रखिएगा। इसमें चिले का नाम आ सकता है जिसके साथ सीमा नहीं है, और अर्जेंटीना के साथ सीमा नहीं है। बाकी लगभग हर देश के साथ ब्राज़ील का सीमा है। इक्वाडोर के साथ भी इसकी सीमा नहीं है। बाकी आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये सभी देशों के साथ इसकी सीमा है। किसकी? तो ब्राज़ील की।
तो वेनेजुएला कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विषुवत यहाँ से नहीं गुजरती है। लगभग में 6 डिग्री से वेनेजुएला की शुरुआत होती है। विषुवत यहाँ से नहीं गुजरती है। वेनेजुएला में दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात स्थित है, जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, ये ध्यान में रहेगा आपको। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जल्दी मैं आपको बिहार बजट के बारे में एक रूपरेखा दे दूंगा और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी एक रूपरेखा दे दूंगा मैं आपको। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।